नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके देश में। तो जैसा कि आज है आपका 10 जुलाई और 10 जुलाई को आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 25 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जितने रियल प्रश्न मिल सकते थे अभी वो आपके मिल गए हैं, जो कि 100% रियल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में प्रश्न रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था और आज आपका सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि कल आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो हम 1 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 10 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है, जो कि बिना किसी एक शिफ्ट के मिस किए आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका सिद्धारमैया हो जाएंगे। सिद्धारमैया 20 मई 2023 से आपके पदस्थ हैं, यानी कि 20 मई से 2023 को इन्होंने शपथ लिया था कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर। और ये मुख्यमंत्री आपके पहले भी आ चुके हैं, कर्नाटक के ही आया था। ठीक है, साथ में कर्नाटक के राज्यपाल के विषय में भी आपसे पूछा जा चुका है। तो कर्नाटक के राज्यपाल की बात करेंगे तो श्री थावरचंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं कर्नाटक के, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कोई है तो ये आपका भरतनाट्यम है, तो सबसे पुराना है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसके अलावा प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पातिकरम में भरतनाट्यम का वर्णन किया गया है। इसके अलावा भारत की सबसे प्रमुख भरतनाट्यम नर्तकी की बात करते हैं तो रुक्मणी देवी अनुले, जो कि आपका आज के फर्स्ट में पूछा गया था। साथ में मृणालिनी साराभाई, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली और अनीता रत्नम शामिल हैं। इसके अलावा इस नृत्य की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी देखी जा सकती है। नंदी किशोर के अभिनय दर्पण में नृत्य की गतिविधियों और भाव के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु के तंजावुर जिले में शुरू हुआ यह अनुष्ठान सादिर या दशट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आया कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सरीरट्टम है या दशट्टम है। इसे देवदासियों के द्वारा किया जाता था, जो मंदिर में भगवान को अपना जीवन समर्पित करने वाली महिलाएं होती थी। तो इसको भी याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका CHSL एग्ज़ाम कल समाप्त हो जाएगा तो पूरे CHSL 2024 का PDF लेने के लिए, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं 2 व्हाट्सएप नंबर पे। मात्र 25 रुपये में ये PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ में अगर आप SSC CPU फेज़ 12 का लेना चाहते हैं, साथ में CHSL का लेना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये में आप ये ले सकते हैं, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेगा। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यह PDF आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब तो आपका CHSL ख़त्म हो गया है, तो CHSL में तो ये कारगर साबित हुआ ही हुआ, आपके नेक्स्ट एग्जामों में भी ये कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, अगला है कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम की बात करेंगे तो एक फुटबॉल टीम में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 11 होगा। 11 खिलाड़ी आपका क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी कबड्डी की बात करते हैं तो 7 खिलाड़ी कबड्डी में होता है। खो खो में आपका 9 खिलाड़ी होता है, टोटल 12 खिलाड़ी होता है, रिजर्व 3 खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है, भारत ने पहली बार ICC T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष किया था। क्वेश्चन आपका इस तरह आया था कि भारत ने अब तक ICC T20 विश्व कप की मेजबानी कितनी बार कर चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका एक बार था, क्योंकि भारत ने अभी तक एक बार ही ICC T20 विश्व कप की मेजबानी की है, वो भी साल 2016 में। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यह आपका 8 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2016 तक संपन्न हुआ था। यह पहली बार था जब भारत ने राष्ट्र के रूप में सेवा की थी। ये 7 शहरों में इसका मेजबानी किया गया था, बेंगलोर में, धर्मशाला में, कोलकाता में, मोहाली में, मुंबई में, नागपुर में, नई दिल्ली ने टूर्नामेंट में खेलों की मेजबानी की। इसके अलावा अगला जो आपका ICC T20 टूर्नामेंट होना है भारत में, वो सह मेजबानी के रूप में होना है भारत और श्रीलंका के द्वारा 2026 में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2028 के संस्करण की मेजबानी करेगा, सह मेजबानी। इसके बाद 2023 संस्करण की मेजबानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में होना है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, T20 जो वर्ल्ड कप होता है साल में 2 साल के बाद आपका होता है।
तो जैसा कि अभी 2024 में आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ, जो कि कहाँ हुआ आप लोग को मालूम होगा। ये 2024 में T20 जो वर्ल्ड कप है वो दोस्तों आपका हुआ वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के संयुक्त मेजबानी में, जिसका विजेता आप लोग जानते होंगे अपना देश भारत है, जो कि विजेता बना है। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो और उप विजेता की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका है। पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका 2007 में हुआ था स्टार्ट, उसमें भारत ही विजेता बना था और पाकिस्तान आपका उप विजेता बना था, और ये हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है भाई। और अगला होगा 2026 में, जो कि अपना देश भारत में ही होगा, तो इसको तो याद रखना ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो ये दोस्तों हमने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। जब आपसे मांडो भाषा कोई भी हो उसके विषय में पूछा गया था, तो गलती से हमने मंदारिन भाषा आपको बता दिया था। और मंदारिन भाषा जब आपको बताया था, जो कि चीन में बोला जाता है, और चीन में बोला जाता है, उसी में हमने आपको भारत के सभी पड़ोसी देशों की प्रमुख भाषाओं के बारे में बताया था, जिसमें से आपका अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा भी था, जो कि दारू और पाश्तो है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा चीन में आपका मंदारिन बोला जाता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में आपका सिंहली बोला जाता है, सिंहली या तमिल भी बोला जाता है, लेकिन सिंहली आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा एक भाषा है दिवेही भाषा की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका मालदीव में बोला जाता है, तो इसको भी याद रखना है। पाकिस्तान में आपका उर्दू बोला जाता है, उर्दू के साथ अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। बांग्लादेश में भी आपका बंगाली बोला जाता है। नेपाल में आपका नेपाली बोला जाता है, खासकुरा फिर गोरखखाली भी इसे कहते हैं। एक आपका बच गया भूटान में, तो भूटान में कौन सा भाषा बोला जाता है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डिओडेनम हो जाएगा। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। यू आकार की ग्रहणी जिसे हम लोग डिओडेनम कहते हैं। मध्य कुंडलित भाग को जेजुनम और अत्यधिक कुंडलित भाग को हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट है, यही डिओडेनम कहलाता है, ये आपका जेजुनम कहलाता है, और ये दोस्तों आपका इलियम कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। साथ में डिओडेनम के बारे में भी साथ से समझते हैं। छोटी आंत जिसे जठरांत्र संबंधी मार्ग में एक मार्ग अंग है, जहाँ अधिकांश अंत पेट में अवशोषण होता है और अग्नाशय के चारों ओर मुड़कर उदर गुहा के बाएं ऊपरी हिस्से के क्षेत्र में समाप्त होता है, जो पहला भाग है। इसके अलावा जेजुनम है, जो कि छोटी आंत का मध्य खंड है, जो डुओडेनम और इलियम के बीच पाया जाता है। भोजन में मौजूद पोषक तत्व ज़्यादातर यहाँ अवशोषित होते हैं, फिर इलियम में भिज जाते हैं। फिर आपका इलियम है। इलियम की बात करते हैं तो इलियम स्तनधारियों सहित अधिकांश उच्च कशेरुकियों में छोटी आंत का अंतिम खंड है। एक आपका होता है सिकुम, जो कि छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी एक थैली है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाल वंश का स्थापना किसने किया, तो पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया, तो इसका राइट आंसर गोपाल होगा। गोपाल या गोपाला ने पाल वंश की स्थापना की थी। हालांकि उनके पास कोई शाही पूर्ववृत्त नहीं था, लेकिन उन्हें लोगों के द्वारा उनकी श्रेष्ठ क्षमताओं के लिए चुना गया था, ठीक है। इसके अलावा पाल वंश का ही राजा था धर्मपाल, जिसने क्या बनाया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसको भी याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को अनुदान दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में भारत में कौन सा सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा क्षमता रखता है, तो राइट आंसर अगला आपका था कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा क्षमता रखता है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में अधिकतम ज्वार की सीमा 8 मीटर है, जबकि औसत ज्वार की सीमा 5.23 मीटर है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए संभावित स्थल है कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थल। अगला है ए फोर्स डज नॉट चेंज। एक फोर्स में क्या चेंज नहीं होता है, ऑप्शन में मास, लेंथ, शेप, स्टेट ऑफ मोशन दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका मास था। बल से द्रव्यमान में परिवर्तन आपका नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 से आया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। तो हम लोग 16 आर्टिकल को देखते हैं। तो आर्टिकल 16 जो भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है, ये संविधान के भाग 3 में शामिल है और लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है। मूल पाठ में इसके 6 भाग हैं।
आपका 16 का 1 है, जो लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। सब क्लोज 2, लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव यानी कि वंश क्रम, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर है 16 का सब क्लोज 3, यह राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। एक आपका है 16 का सब क्लोज 4, जो कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के आधार पर SC ST पिछड़े वर्ग जिनका लोक नियोजन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अगला है 16 का सब क्लोज 5, जो कि किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है। एक है आपका 16 का सब क्लोज 6, जो कि 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य के द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है, ये भी था। अगला पूछा गया हमारी जनगणना हमारा भविष्य कौन से जनगणना का नारा था, तो इसका राइट आंसर भारत की जनगणना 2011 था। भारत की जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 का जनगणना देश की 15वीं जनगणना था और आज़ादी के बाद आपका 7वीं जनगणना था। इसके जो जनगणना आयुक्त थे 2011 के C चंद्रमौली थे। ये जनगणना आपका 2 चरण में आयोजित हुआ था, पहला मकान सूचीकरण, दूसरा जनसंख्या गणना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में 1931 के बाद पहली बार आयोजित किया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपसे कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा आपका और भी दिया गया हो कि खेल में रिटायरमेंट के बाद जो खेल में आपका योगदान देते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इस तरह का कुछ आपका स्टेटमेंट तक दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार था। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से जुड़ा हुआ है। युवा मामले खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह उत्कृष्ट खिलाड़ियों के निर्माण में उनकी उपलब्धि के लिए कोचों को प्रदान किया जाता है। पहली बार 1985 में भालचंद्र भास्कर भगावत को यह प्रदान किया गया था, इसको भी याद रखना है। अगला आपसे नागरिकता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि नागरिकता हासिल किन तरीकों से नहीं की जा सकती है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको बता दें कि जो भारत की जो नागरिकता है हासिल करने का 5 तरीका है। वो एक है आपका जन्म से नागरिकता, दूसरा है आपका वंश के द्वारा नागरिकता, तीसरा आपका पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, चौथा है प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता और पाँचवा है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। ठीक है, तो ये 5 तरीकों से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इनमें से ही आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, तो उसको भी देखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया हमें तो पता नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन जो निकल कर सामने आ रहा है, पूछा गया था कि जो DPSP है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको फंडामेंटल राइट से कैसे अलग किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो DPSP है वो आपका वाद्य योग नहीं है, यानी कि कोर्ट में इसको कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा, लेकिन जब आपका फंडामेंटल का हनन होगा फंडामेंटल राइट्स का, तब ये आपका वाद्य योग है। अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DPSP का हनन होता है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। यह आपका वाद्य योग नहीं है। इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी मौलिक अधिकार नहीं में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था, लेकिन अब 300 के कम में ये कानूनी अधिकार है। 44वां अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया। बाकी 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में, शोषण के खिलाफ अधिकार है 23-24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25-28 में और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है 29-30 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे चमकीला ग्रह कौन है। देखिए, सबसे चमकीला पूछा गया था या हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था। दोनों में कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन पूछा गया था। हम यहाँ पर दोनों को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो चमकीला ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह में शुक्र इसका राइट आंसर होगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी माना जाता है। इसका आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, संरचना भी बहुत सेम है, तो इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। शुक्र की बात करते हैं तो सूर्य से दूसरा ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे चमकीला है। इसके समान द्रव्यमान आकार के कारण से कभी कभी पृथ्वी की बहन ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के कारण इस ग्रह का नाम आपका वेनस रखा गया था। इसके अलावा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछा गया होगा तो राइट आंसर आपका शनि होगा। शनि सूर्य से छठा ग्रह है और बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति, इसके बाद आपका शनि। और यह पृथ्वी की 9 गुना त्रिज्या वाला एक विशालकाय गैस का गोला है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं तो सबसे नज़दीक में बुध, इसके बाद शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। बाकी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को आपका गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह ही पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका शनि होगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की नहीं है, पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 में से 3 ऑप्शन आपका सिक्किम से संबंधित था, 1 ऑप्शन आपका सिक्किम से नहीं था।
तो सिक्किम से जनजाति की बात करते हैं तो भुटिया जनजाति जो कि तिब्बती मूल की है 16वीं शताब्दी के आसपास सिक्किम में चली गई थी। बाकी भुटिया जनजाति सिक्किम, लेप्चा, भुटिया, नेपाली, अंग्रेजी, हिंदी बोलती है। इसके अलावा प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं तो भुटिया, लेप्चा और लिम्बू, ये तीनों जनजाति सिक्किम से संबंधित है। तो मे भी आपका यही तीनों ऑप्शन में दिया गया होगा, एक आपका अदर दिया होगा। जो भी दिया गया हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस तरह के कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी अभी तक इतना ही प्रश्न जो कि सेकेंड शिफ्ट के मिले हैं, और मिलेंगे तो उसको हम PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आके ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी CHSL का ऑल शिफ्ट का PDF लेना चाहते हैं एनालिसिस का तो आप लोग ले सकते हैं 25 रुपये में। 2 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। बाकी CPU फेज 12 CHSL का लेना है तो आप भी ये भी ले सकते हैं मात्र 49 रुपये में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।